Good morning, student. In today's class, we are going to start introduction of exercise 1.3 of chapter 1st, real number of class 10 maths. Okay. तो आज बेटा हम क्लास में बात करने वाले हैं रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स. दैट मींस अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है. तो अब हम वापस से बात कर रहे हैं किसकी, इरेशनल नंबर्स की. तो इरेशनल नंबर से बेटा हमने बात किसकी की थी, तो इरेशनल नंबर्स में हमने बोला था नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ठीक है. जिन नंबर्स को p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं. इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका हूं ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो भी क्या होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर्स. ठीक है. तो एक बार फिर से हम इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं. तो देखिए बेटा, जो हमने यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसमें हम कुछ जो इरेशनल नंबर्स की बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे. √3, √5, √7, ओके, 2 प्लस √3, 2 माइनस √5, 3 प्लस 2√5 एसेट्रा. क्लियर बेटा. तो इस टाइप के आपके पास क्या होंगे, इस टाइप के कुछ इरेशनल नंबर्स हैं जिनको हम इस टॉपिक के अंडर में डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर है. उससे पहले बेटा हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम की जरा बात कर लें. ये थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 1.3. तो देखिए बेटा थ्योरम 1.3 में क्या है, थ्योरम 1.3. ये थ्योरम एक्चुअली इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का यूज कर हम इन सारे नंबर्स की बात करेंगे. हमें प्रूफ करके दिखाना है कि नंबर्स जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं और उसको प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम का यूज होगा. तो पहले हम इस थ्योरम की बात कर लें. तो क्या कहती है थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम लेट p be a prime, p be a prime number if p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer, ठीक है ना. तो ये देखिए आपकी थ्योरम 1.3 क्या कह रही है, लेट p बी अ प्राइम नंबर. p बेटा क्या है, कोई एक प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर सब जानते हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो p क्या है बेटा, कोई प्राइम नंबर है. फिर वो कह रहा है यदि ये प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यदि ये प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो फिर ये प्राइम नंबर p a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा. जहां पर a क्या है बेटा, कोई पॉजिटिव इंटीजर. क्लियर है. a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर. अभी आप कह रहे होंगे सर ये थ्योरम का मतलब क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा. देखिए ना, सपोज करो आपने कहा कि आपके पास कोई एक नंबर है, कोई नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं. नंबर आपने यहाँ पे लिया है सपोज 4. क्या लिया, 4 का स्क्वायर की यदि हम बात कर लें कि इसका स्क्वायर क्या होगा, नंबर आपने बेटा यहाँ पे 4 लिया है, स्क्वायर ऑफ 4. तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 into 4 डेट मींस कितना आ गया, 16. ठीक है. अब हम ले रहे हैं क्या, अभी हमने लिया है एक नंबर 4 और उसका स्क्वायर कितना आ गया, 16. अब हम एक नंबर ले रहे हैं, कौन सा नंबर ले रहे हैं, प्राइम नंबर. हम एक प्राइम नंबर ले रहे हैं जो 16 को क्या कर सके, डिवाइड. ठीक है. तो प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड 16, जो कि 16 को क्या कर सके, डिवाइड कर सके. तो ले लेते हैं यहां पे, सपोज करो हमने प्राइम नंबर कितना ले लिया, 2. ठीक है. तो आप देखो जो हमने यहाँ प्राइम नंबर 2 लिया है वो क्या कर रहा है, वो 16 को डिवाइड कर देगा और कितना आएगा, 8. ठीक है. तो यदि वो 16 को डिवाइड कर रहा है और 8 आ रहा है, तो फिर इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये प्राइम नंबर 2 है वो 16 किसका स्क्वायर था, 16 किसका स्क्वायर था, 4 को भी क्या करेगा, डिवाइड. और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2. तो यही कहते हैं हमारी थ्योरम, यदि हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है
यदि कोई एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये कहती है आपकी थ्योरम 1.3 कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इस केस में आपने क्या लिया था, नंबर लिया था 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16। आपने एक प्राइम नंबर लिया 2 प्राइम नंबर जो है वो 16 को डिवाइड कर रहा है तो 16 किसका स्क्वायर था, इसका 4 का, 4 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो दिस इज योर थ्योरम 1.3। अभी हम बात करते हैं क्या कि इनको प्रूव करने का हम कैसे इस थ्योरम को यूज करेंगे। क्लियर बेटा? तो देखिए बेटा, आपको जो भी नंबर्स इरेशनल प्रूव करने के लिए आ सकते हैं उनकी जितनी पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। और मैं इन सबको आपको सॉल्व कर बताऊंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कुछ भी है वो इन्हीं टाइप्स के अंडर में रहेगा और जैसे मैंने इनको सॉल्व किया है वैसे ही आप उस क्वेश्चन को भी क्या कर पाओगे, सॉल्व। तो मेनली हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो इतने टाइप के होते हैं। एक टाइप हमारे पास हो जाता है बेटा क्या, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, ठीक है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। उसी में आपका ये भी आ जाएगा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। दूसरा टाइप बनता है प्रूव दैट 5 माइनस √3 और 5 प्लस √3 इज इरेशनल, ठीक है। थर्ड टाइप हमारे पास बनता है 3 प्लस 2√5, 3 माइनस 2√5, 5 प्लस 3√2, ठीक है, इस तरीके के। तो ये थर्ड टाइप हो जाता है। फोर्थ टाइप हमारे पास बनता है 3√2 और 1 अपॉन √2, 2 अपॉन √2, 5 अपॉन √2, ठीक है, आर इरेशनल। तो ये हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बेटा आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप को। तो फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है, इसका क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो क्वेश्चन होगा प्रूव दैट √3, ठीक है, √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। बेटा मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं और यदि ये आएगा तो ये एटलीस्ट 3 मार्क्स कवर करेगा। तो ध्यान से देखिए रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो देखो आप कैसे, आपको क्या करना है, तो आप इसकी लैंग्वेज समझते चलिए अच्छे से। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखोगे लेट अस assume to the contrary, let us assume to the contrary that √3 is irrational, √3 is rational, √3 is rational। बेटा इस तरीके के जो प्रूफ होते हैं उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं। अब आपके दिमाग में बात आई होगी सर ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कौन सा मेथड होता है, तो बेटा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मीनिंग ये होता है कि पहले हम ये मान लेते हैं, जैसे इसने बोला था कि प्रूफ करके दिखाना है इरेशनल, तो हमने ऐसा मान लिया कि नंबर इरेशनल नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल होगा, क्योंकि नंबर 2 टाइप के होते हैं, तो रेशनल या इरेशनल। तो आपने ऐसा कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हो कि प्रूफ करके दिखाओ कि नंबर इरेशनल है, तो हमने ऐसा मान लिया कि ये नंबर क्या है, रेशनल। अब रेशनल है तो रेशनल की जो कंडीशंस है ना उनको हम सेटिस्फाई करने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश, और हम उनको जब सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे और वो सेटिस्फाई नहीं होंगी तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर जो मान लिया था वो गलत मान लिया था कि ये रेशनल नंबर है। फिर हम अपनी गलती जो हमने की है उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर हम फाइनली ये कहेंगे कि जी नहीं, ये नंबर रेशनल नहीं है, ये नंबर कैसा है, इरेशनल। तो इस मेथड को बेटा हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब कहने का सेंस ये कि जैसे सपोज करो मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो पहले मैं कह दूं कि नहीं ये मार्कर नहीं, ये पेन है, फिर मैं इसकी क्वालिटीज बताऊं और फिर इसकी जो क्वालिटीज हो पेन की क्वालिटीज ना हो, वो किसकी क्वालिटीज हो, मार्कर की। तो हम क्या कहेंगे कि हमने जो स्टार्टिंग में मान लिया था कि ये मार्कर नहीं पेन है, वो हमारी गलती थी, उस गलती के लिए हम माफी मांग रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पेन नहीं मार्कर ही है। तो दिस मेथड इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और उसी मेथड से हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, मतलब कॉन्ट्ररी हम ऐसा मान ले रहे हैं कि √3 जो है वो इरेशनल नहीं है, वो कैसा है, रेशनल है। फिर देखिए फिर आप लिखोगे देन वी कैन फाइंड co-primes
then we can find co-primes A and B. We can find co-primes A and B such that root 3 is equals to A upon B. ठीक है, root 3 is equals to A upon B. आपने कहा कि हमने यहां पर दो कोप्राइम नंबर्स ले लिए हैं, एक ए है दूसरा बी। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जिनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 होता हो। ठीक है, तो फिर आपने कहा था कि रेशनल है तो इसको अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने कह दिया रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, अब आपने ये लिख दिया। अब देखो आप जरा, फिर आप लिखोगे सो अभी देखो ये जो b है वो किसमें है? डिवाइड में। इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो आप लिख दोगे तो b रूट 3 इज इक्वल टू a। b रूट 3 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड बेटा आप क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो। वी गेट, तो जब दोनों साइड बेटा आप स्क्वायरिंग करोगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा b रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका a स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या आ गया? तो हम ऐसा लिख सकते हैं हमारे पास आ गया 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखो जरा, यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई में, इधर पहुंचेगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। मतलब हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस कंडीशन को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं बॉक्स के अंदर बंद, क्योंकि आगे हम इसका यूज करने वाले हैं। तो आपने क्या लिखा? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। मतलब क्या हुआ? देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर जो है वो 3 से कैसा है? डिविजिबल है। एंड बाय थ्योरम 1.3 क्या कहता था? ये कहता था ना कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर से, ठीक है बेटा, प्राइम नंबर है कि नहीं? तो यदि किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है प्राइम नंबर से तो नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल। तो एंड बाय थ्योरम 1.3 a is also divisible by 3। ठीक है, तो थ्योरम 1.3 से ऐसा कह सकते हैं कि जब a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो, सो वी कैन राइट, ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट स्टेप। मतलब यहां तक आपका फर्स्ट स्टेप था, यहां से आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है? सो वी कैन राइट a equals to 3c for some integer c। ठीक है, आपने क्या कहा कि हम क्या लिख सकते हैं? मतलब ये सेकंड स्टेप है जो आपको याद रखना है। सो वी कैन राइट a equals to 3c। आप कह रहे होगे सर a equals to 3c क्यों? बेटा a equals to 3c इसलिए क्योंकि a जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं? अब a जब 3 से डिविजिबल है, देखो जैसे आपने कहा कि 16 जो है वो 2 से डिविजिबल था, तो 16 जब 2 से डिविजिबल था तो कितना आ रहा था आपके पास? तो आपके पास यहाँ पे आ रहा था 8 आ रहा था कि नहीं? तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 4 लिख सकते हैं, दैट मींस 2 into c लिख सकते हैं ना। ऐसी सेम कंडीशन यहाँ पे हुई है कि आपने कहा था कि जो a है वो 3 से डिविजिबल है, तो a जब 3 से डिविजिबल है तो a को हम कैसा लिख सकते हैं? 3 into c के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 को हमने क्या लिखा? 8 को हमने लिख दिया था 2 into 4 मतलब 2 into c के टर्म में। इसीलिए मैंने ऐसे ही सेम तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मैंने कहा कि जब a को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम a को 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, वो डिविजिबल है, तो दैट मींस a को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 के वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, 3 के मल्टीपल के टर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या कर दिया? a equals to 3c। ठीक है, तो अब a equals to 3c क्या है? तो मैंने आपसे बोला था कि इस इक्वेशन पर फर्स्ट में इस वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर दोगे? इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो जब इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको यहां पे मिलेगा, जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखो आपको बेटा क्या मिलने वाला है यहाँ पे?
ध्यान से देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस इक्वेशन में आप रख रहे हो, तो ये तो 3b² था आपका, तो 3b² ही रहने वाला है। ये था a² और a की वैल्यू कितनी है 3c, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3c का बेटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास 3b² और ये 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, c का स्क्वायर c²। ठीक है, अब आप क्या करो, इस 3 से 9 को कर दो कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा b² 9c²/3, 3 3 9, मतलब हमारे पास क्या आ गया b² 3 of c², और हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं b²/3 c²। ऐसी बात आएगी कि नहीं? तो आप जरा ये देखो कि हम ऐसा कह रहे हैं कि जो b² और 3 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, मतलब सेम यही कंडीशन। तो आप लिख दोगे therefore b² is divisible by 3, b² is divisible by 3, and by theorem, कौन सी थ्योरम बेटा 1.3, and by theorem b is also divisible by 3। ठीक है, और थ्योरम 1.3 से हम कह सकते हैं कि b जो है वो भी डिविजिबल होगा 3 से। क्यों होगा? क्योंकि बेटा b² जो है वो 3 से क्या है डिविजिबल है। तो आप जरा ये देखो, जो आपने ये चीज लिखी थी कि a is divisible by 3, और यहां पर आपने क्या लिख दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया b is also divisible by 3, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि a जो है वो भी 3 से डिविजिबल है और b जो है वो भी क्या है 3 से डिविजिबल। मतलब a और b के बीच में 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है और वो क्या है बेटा 3 है। ठीक है, तो इस बात को हम लिखेंगे कि a और b के बीच में 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि क्या है 3 है। लेकिन हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि a और b क्या है कोप्राइम है, मतलब उनके बीच में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर आ गया 3, और जब 3 फैक्टर आ गया तो उसके वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी ये कंडीशन क्या हो गई गलत। और जब ये कंडीशन हमारी गलत हो गई तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि हमसे गलती हो गई थी कि √3 क्या है रेशनल, इसीलिए एट लास्ट हम क्या कहेंगे कि √3 क्या है इरेशनल। तो देखिए जरा इसके आगे आपको कैसे लिखना है, तो आप यहाँ पे ये लिखोगे therefore a and b have at least 3 as a common factor, at least 3 as a common factor, but this contradicts the fact that A and B are co-prime, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि A और B में एटलीस्ट 3 क्या हो गए कौन फैक्टर हो गया, तो ये जो है इस बात का विरोध कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, लेकिन ये इस बात का विरोध कर रहा है कि A और B क्या है कोप्राइम, क्योंकि कोप्राइम के बीच में केवल एक ही कौन फैक्टर होता है जो कि क्या होता है बेटा 1। ठीक है, तो फिर हम लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इसके नेक्स्ट लाइन में लिखोगे आप दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption that √3 is rational। ठीक है, तो आपने क्या कह दिया, ये विरोध क्यों उठकर आया है, ये विरोध इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि हमने ये गलत अज्यूम कर लिया था कि √3 क्या है रेशनल है। तो एट लास्ट हम क्या लिख देंगे, so we conclude that √3 is irrational। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, हम ये कंक्लूड करेंगे कि √3 क्या है बेटा
इरेशनल है, ठीक है। वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल, वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो एक बार फिर से आपको जल्दी से समझाता हूं कि क्या तरीका रहेगा। आपको रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना था, तो आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हो। आपने क्या रखा, हमेशा इन लैंग्वेज रहेगी, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट, जैसे अभी रूट 3 है तो आपने लिख दिया रूट 3 इज इरेशनल। यदि रूट 5 होता तो आप क्या कर देते, रूट 5 इज इरेशनल। रूट 2 होता तो रूट 2 इज इरेशनल। फिर सेम देन वी कैन फाइंड को प्राइम, तो हम क्या ले सकते हैं, दो को प्राइम, एक ए है और दूसरा बी। को प्राइम मतलब जिनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल क्या हो, 1, सच दैट रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब आपने कहा सर ये कहां से आ गया, तो जब रेशनल नंबर माना है तो उसको अपॉन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्या आ गया, रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब ये b किस में था, डिवाइड में, इधर आएगा तो किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। फिर आपने क्या किया, स्क्वायर, स्क्वायर किया तो आपके पास आ गई ये कंडीशन, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई में था, इधर पहुंचा तो किसमें हो गया, डिवाइड में। तो आपने कहा a स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है। थ्योरम 1.3 के बेसिस पे आपने कह दिया कि जब a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल, ठीक है। मतलब a का एक फैक्टर क्या आ गया, 3, तो आपने लिख दिया, सो वी कैन राइट। अब जब a का एक फैक्टर 3 आ गया तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिविजिबल होता है तो उस बड़े नंबर को हम छोटे नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो ये बड़ा नंबर आपके पास a था ना, ये 3 से क्या हो रहा था, डिवाइड, तो a को हमने 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 3c। इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट, किसके प्लेस पे, a के प्लेस में, तो 3b स्क्वायर आ गया, a के यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 3c, तो ये हो गया 3c, इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 3 से 9 को कैंसिल कर दिया, तो आप क्या सोचा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, वो 3 मल्टीप्लाई में है, उधर पहुंचेगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या हो गया कि b स्क्वायर 3 से क्या है, डिविजिबल। तो थ्योरम 1.3 के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि b जो होगा वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल। तो मतलब क्या हुआ कि b का भी एक फैक्टर क्या आ गया, 3, और a का भी एक फैक्टर क्या था, 3, मतलब a और b दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, क्या है, 3। तो आपने लिखा है कि a और b के बीच में एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3, और जब 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आपने तो क्या माना था कि a और b क्या है, को प्राइम, को प्राइम में तो कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता बन के अलावा, लेकिन यहाँ बन के अलावा एक कॉमन फैक्टर आ गया 3। तो आपने कहा कि ये जो है इस बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, तो आपने कहा ये जो है वो इस मतलब ये जो चीज है ना वो इस बात का विरोध कर रही है कि a और b क्या है, को प्राइम। तो आपने कहा कि ये विरोध इसलिए अराइज हुआ है, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि हमने गलती से गलत मान लिया था कि रूट 3 क्या है, रेशनल है, इसीलिए आप कह रहे हो कि लास्ट में हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि रूट 3 क्या है, इरेशनल, ठीक है बेटा। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप। इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपका रूट 3 भी सॉल्व हो जाएगा, रूट 5 भी सॉल्व हो जाएगा, रूट 2 भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बेटा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट। चलिए बेटा हम बात करते हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, और हो सकता है प्रूव दैट 5 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इंटीग्रेट रहेगा कोई भी इंटीजर, बीच में प्लस माइनस का कोई भी साइन रहेगा, और फिर रूट 3 रूट 2 रूट 5 रूट 7 कुछ भी। क्लियर है, तो ये रहा हमारा टाइप 2। तो टाइप 2 को कैसे सॉल्व करना है, तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, जो टाइप 1 का क्वेश्चन है वो सबसे लेंथी क्वेश्चन है, बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। तो देखिए जरा कैसे सॉल्व करोगे आप, तो तरीका आपका वही रहेगा प्रूफ का, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, let us assume to the contrary that 5 minus root 3 is rational, आपने क्या मान लिया, आपने यहां पे ये मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 क्या है बेटा, रेशनल है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में माना था। तो फिर then we can find co-prime A and B, co-prime A and B such that ये जो आपका लिखा हुआ 5
माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, ऐसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट पिछले क्वेश्चन में रूट थ्री था, तो रूट थ्री इज रेशनल। अभी क्या है 5 माइनस रूट थ्री, तो 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल। फिर देन वी कैन फाइंड कोप्राइम ए एंड बी सच दैट जैसे वहां पर रूट थ्री था तो उसके इक्वल में आपने ए अपॉन बी लिख दिया था, यहाँ पे 5 माइनस रूट थ्री है तो इसके अपॉन में भी आप ए अपॉन बी लिख दोगे। क्लियर है? अभी देखो जरा, फिर हम क्या करें, अब आपको करना ये है कि रूट थ्री जो रहेगा ना उसको बस आप एलएचएस में बचाओगे, बाकी सारी चीजें कहां कर दोगे आरएचएस में। ये देखो आप माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 5, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि हम प्लस का 5 था उधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का। माइनस से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो आप जब माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का रूट थ्री हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में। तो आप यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा और 5 किस में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। आपने दोनों साइड -1 से क्या कर दिया बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी देखते हैं इसको सॉल्व करें। तो रूट थ्री इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस ए अपॉन बी, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो एलसीएम आप लोगे तो यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 1 और b का एलसीएम b ही आएगा। 1 की जगह पे b चाहिए तो b से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 में भी b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5b आ जाएगा, और यहाँ तो b है तो जब यहाँ पर b है और b ही चाहिए है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी a में भी 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा रूट थ्री इज इक्वल टू 5b माइनस ए अपॉन बी। ठीक है बेटा, इसी चीज को ध्यान रखना है कि एलएचएस में हमें केवल रूट वाली वैल्यू बचानी है, बाकी सारी वैल्यूज कहां होनी चाहिए हमारी आरएचएस में। ठीक है, अब देखो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब आप कह रहे हो सर सपना आया है कि ए और बी इंटीजर है, आपने तो माना था कि ए और बी कोप्राइम नंबर है, तो बेटा कोप्राइम नंबर्स जो है वो भी इंटीजर्स में ही आते हैं, इसीलिए आप क्या लिख रहे हो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स बी गेट, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स बी गेट 5b माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल, देखो बेटा आपने क्या कहा कि ए और बी इंटीजर्स है, ए और बी क्या है इंटीजर्स, तो जो ये वैल्यू लिखी हुई है अपॉन के फॉर्म में लिखी हुई है, और जिस नंबर को हम अपॉन के फॉर्म में लिख पाते हैं ठीक है वो क्या कहलाता है हमारा रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर रहता है वो इंटीजर रहता है, इसीलिए आपने यहाँ पे लिखा है कि यदि ए और बी आपने लिखा सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या है इंटीजर्स, और यदि आप उनके फॉर्म में लिखा है तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। अब बेटा यदि ये रेशनल नंबर हो जाएगा तो इसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इसके बराबर में जो नंबर लिखा हुआ है वो भी क्या होगा रेशनल, तो आप क्या लिख दोगे आप ये लिख दोगे यहाँ पे एंड सो रूट थ्री इज रेशनल। ठीक है, आपने कहा कि यदि ये वाला नंबर रेशनल है तो इसके सामने वाला नंबर भी क्या होगा रेशनल, बट अभी आप प्रूफ कर चुके हो कि रूट थ्री क्या होता है इरेशनल होता है, तो फिर आप आगे क्या लिखोगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल, तो आपने क्या लिखा आपने लिखा कि यदि आप ये कह रहे हो कि ये वाला नंबर रेशनल है तो रूट थ्री भी क्या होगा रेशनल, लेकिन ये इस बात का विरोध करता है कि रूट थ्री क्या है इरेशनल। कौन करता है विरोध, ये वाली बात, कौन सी वाली बात कि रूट थ्री इज रेशनल। ठीक है, तो आपने कहा कि यदि रूट थ्री रेशनल है तो फिर ये बात इस बात का विरोध करती है कि रूट थ्री क्या है इरेशनल, तो फिर आप मानोगे कि हमने ये गलती इसलिए हुई है क्योंकि आपने क्या मान लिया था कि ये वाला नंबर क्या है रेशनल, फिर हम कहेंगे तो हम कंक्लूड करते हैं कि वाला नंबर क्या है बेटा इरेशनल। तो देखो जरा आगे आप क्या लिख दोगे
This contradiction has arisen because of our wrong assumption that 5 minus root 3 is rational। ठीक है, आपने क्या कहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए राइज हुआ है क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया था कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप आखिर में क्या लिख दोगे, so we conclude that 5 minus root 3 is irrational। 5 minus root 3 is irrational। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास प्रूफ। तो ये आपका टाइप 2। ठीक है, इसमें क्या करना था, 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना था। तो कॉन्ट्ररी मेथड से आपने मान लिया कि ये कैसा है, रेशनल है। तो आपने कहा ए और बी को प्राइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस नंबर के इक्वल टू में आपने क्या लिख दिया, ए और बी। फिर आपने क्या किया, सबको रीअरेंज किया और रीअरेंज करने के बाद एलएचएस में केवल आपने रूट 3 बचाया, बाकी सारी चीजें कहां कर दी, आरएचएस में। आपने कहा कि ए और बी जो है वो इंटीजर है, तो इसीलिए जब इसको अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये नंबर क्या कहलाएगा, जो ए बी के फॉर्म में जो ये नंबर लिखा हुआ है और अपॉन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपने कहा ये नंबर है रेशनल। और यदि ये नंबर रेशनल है तो इसके सामने वाला नंबर भी क्या है, रेशनल। फिर आपने कहा लेकिन ये बात तो क्या कर रही है, ये बात तो गलत है। क्यों, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि रूट 3 क्या होता है, इरेशनल होता है। इससे जस्ट पहले टाइप 1 में हमने प्रूफ किया था। तो आपने लिख दिया बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। फिर आपने अपनी गलती मानते हुए कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मान लिया था कि रूट 3 क्या है, रेशनल। तो हम अपनी गलती को मानते हैं और ये कंक्लूड करते हैं कि 5 माइनस रूट 3 रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। इस तरीके से आप टाइप 2 को प्रूफ कर पाओगे। देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 इज वेरी सिमिलर टू टाइप 2, बट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं सेपरेटली उसको सॉल्व करके बता रहा हूं। तो टाइप 3 में देखिए क्या है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। अभी क्या चेंज हो गया, जो टाइप 2 था उसमें 5, फिर कोई आपके पास प्लस माइनस था, फिर सीधा रूट आ रहा था, मतलब प्लस माइनस और रूट के बीच में कोई वैल्यू नहीं लिखी थी, बट इसमें हमने वैल्यू ली है, क्या है, 2। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो आपके पास तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बस मैं आपको सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूं कि आपको दिमाग में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो देखो ये बिल्कुल सेम है टाइप 2 जैसे ही। लेट अस अज्यूम टू द contrary that 3 plus 2 root 5 is rational। ठीक है, आपने क्या मान लिया कि 3 plus 2 root 5 क्या बेटा, रेशनल है। then we can find co-primes A and B such that 3 plus 2 root 5 is equals to A upon B। ठीक है, अब हम इसको भी क्या करेंगे, रीअरेंज, जैसे लास्ट टाइप में किया था, इसको भी क्या करेंगे, रीअरेंज। और एलएचएस में केवल क्या बचाना है, रूट वाली वैल्यू, मतलब केवल रूट 5 का एलएचएस में बचाना है, बाकी सारी चीजें कहां पहुंचेंगी, आरएचएस में। देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। तो ये 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यहां पर 3 प्लस में था, उधर जाएगा तो अपने किसमें हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, जल्दी से इसका एलसीएम ले लीजिए आप। तो आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और बी का एलसीएम b आएगा। तो जब नीचे b है तो 1 का मल्टीप्लाई, तो a में भी 1 का मल्टीप्लाई, तो a आ जाएगा। माइनस का माइनस आ गया, 1 के जगह पे b चाहिए तो b का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 में भी b का मल्टीप्लाई, तो 3b। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारा 3b। अब देखो
ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है रूट 5 से, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देख सकते हो कि LHS में केवल रूट 5 बचा हुआ है, बाकी सारी चीजें कहां पहुंच गई, RHS में। तो बिल्कुल सेम वही लैंग्वेज लिखोगे, सिंस a and b are integers, then a minus 3b upon 2b, that means ये वाली RHS वाली वैल्यू is rational, और जब ये रेशनल है तो सामने वाली वैल्यू भी क्या होगी, रेशनल। सो रूट 5 is rational, but this contradicts the fact that root 5 is irrational. ठीक है बेटा, आपने इस बेसिस पे कहा कि रूट 5 रेशनल है, बट आपको पता है कि रूट 5 क्या होता है, इरेशनल। तो आपने कहा कि इस फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल। फिर आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, this contradiction is arisen because of our wrong assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. So we conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आपका टाइप 3 क्लियर है। बाकी के भी आपके सेम, जैसे मान लीजिए हम बात करें 3 रूट 2 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। क्लियर, 3 मल्टीप्लाई में है तो किसमें पहुंच जाएगा, डिवाइड में। फिर आप सेम चीज लिखोगे कि a and b आर इंटीजर्स, तो RHS क्या हो जाएगा, रेशनल। तो सामने केवल क्या बचेगा इस केस में, रूट 2। तो आपका होगा सो रूट 2 इज रेशनल। फिर आप लिखोगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर बेटा, सो दिस इज योर एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 and all these question will be in your exercise 1.3। ओके बेटा, ठीक है बेटा, देखिए जरा, अब हम बात करते हैं रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अभी हम बात कर रहे थे इरेशनल नंबर्स की, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब अब हम रेशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करने वाले हैं। तो देखो बेटा, आपने जब बात की थी रेशनल नंबर्स की तो आपने क्या पढ़ा था, तो रेशनल नंबर्स में हमने सबसे पहले पढ़ा फर्स्ट डेफिनेशन, which can be expressed in the form of p upon q। तो पहली डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या कहलाते थे, हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन बेटा आपने पढ़ी डेसिमल एक्सपेंशन की बेसिस पे, डेसिमल एक्सपेंशन की बेसिस पे आपने पढ़ी। तो आपने डेसिमल एक्सपेंशन की बेसिस पे क्या पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि यदि हमारे पास जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर, या फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि यदि किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी वो क्या होगा, रेशनल, ठीक है। इतनी बात तो हम कर चुके थे। अब जो हमने टॉपिक यहाँ पे उठाया है रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो बेटा अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि यदि हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और रेशनल नंबर बेटा किस फॉर्म का होता है, P अपॉन Q के फॉर्म का होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, P अपॉन Q के फॉर्म का होता है। तो जो रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म का है, यदि वो टर्मिनेटिंग है तो उसका जो Q होगा, ठीक है, मतलब उसका जो डेनोमिनेटर Q होगा, उसका जो डेनोमिनेटर Q होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा, उसमें या तो नंबर आएगा ओनली 2, या फिर क्या आएगा ओनली 5, या फिर क्या आएगा ओनली 2 into 5, ठीक है। ये कई टाइम्स हो सकती है, मतलब 2 हो सकता है 3 टाइम्स आ जाए, 2 टाइम्स आ जाए, 5 टाइम्स आ जाए, 5 भी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, लेकिन आएगा केवल क्या 5, आएगा केवल क्या 2, और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ सकता है, वो भी कई टाइम्स आ सकता है। तो यदि हमारे पास कोई रेशनल नंबर है जो P अपॉन Q के फॉर्म में है और उसका जो Q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में या 2 अकेला आ रहा है, कई बार आ रहा है लेकिन 2 ही आ रहा है, ठीक है, 5 अकेला आ रहा है, कई बार आ रहा है लेकिन 5 भी आ रहा है, या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो भी कई बार लेकिन 2 और 5 ही आ रहे हैं, उसके अलावा कोई अदर प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 5 के अलावा 7 आ गया, 2 5 के अलावा 3 आ गया, ठीक है, केवल 2 और 5 ही आ रहा है, तो वो सारे के सारे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बेटा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और यदि इनके अलावा कोई तीसरा आ जाता है प्राइम नंबर, तो फिर उन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने कहा कि कोई एक नंबर था जो कि रेशनल नंबर था P अपॉन Q, ठीक है, और यदि उसका जो Q है, ठीक है, उसका जो क्या है ये Q, इसका ये जो Q है, डेट मींस ये जो डिनोमिनेटर आपके पास Q है, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर Q है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे हो, और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको, ठीक है, आपको 2 ओनली नहीं मिल रहा है, आपको 2 ओनली नहीं मिल रहा है, आपको 5 ओनली नहीं मिल रहा है, आपको 2 और 5 ओनली नहीं मिल रहा है, इसके अलावा आपके पास क्या आ रहा है, इसके अलावा आपके पास कोई और भी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कहा 2 मिल गया और 7 मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। आपने कहा यदि आपके पास 2 मिल गया, 5 मिल गया और 7 मिल गया, तो भी क्या होगा, ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। आपने कहा हमारे पास 5 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो भी क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब यदि जो आपके पास रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है, उसका जो डिनोमिनेटर Q है उसमें 2 अकेला आ रहा है, ठीक है, केवल 2 आ रहा है, समझ रहे हो आपको, केवल 2 आ रहा है, ठीक है, 2 के साथ में कुछ और भी डिजिट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास टर्मिनेटिंग। लेकिन यदि 2 ओनली आपको नहीं मिल रहा है, 5 ओनली आपको नहीं मिल रहा है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ओनली आपको नहीं मिल रहा है, बल्कि इनके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ऐसे 2 की जगह पे आपको क्या मिल रहा है, मान लो 3 मिल रहा है, 7 अकेला मिल रहा है, 3 अकेला मिल रहा है, ठीक है, 3 और 7 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, 2 5 7 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, दैट मींस 2 और 5 के अलावा आपको कोई तीसरा प्राइम नंबर मिल रहा है, तो उन सारे रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ गए आप बात को, क्लियर है बेटा। अभी देखते हैं हम एक्सरसाइज पर चलते हैं तो आपको ये सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था ना अभी कि डिनोमिनेटर में यदि 2 है 5 है या उनका कॉम्बिनेशन है तो टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन 2 5 के अलावा यदि कोई तीसरा प्राइम नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। उसी के लिए हमारे बुक में एनसीईआरटी में कुछ थ्योरम्स दी गई है, थ्योरम 1.5 1.6 1.7, तो उसको आप पढ़ लीजिए, क्लियर है, समझा मैंने आपको दिया है।
अभी चलते जरा एक्सरसाइज 1.4 पर। तो देखो बेटा एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें इनको लॉन्ग डिवीजन से एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए ये बताना है कि इन रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो देखो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13/3125, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो डेनोमिनेटर लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, तो डेनोमिनेटर जो है वो है 3125। तो पहले हम इस डेनोमिनेटर का क्या करेंगे, इस डेनोमिनेटर का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 3125 ये 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से। तो ये आ गया आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 3125 का, जो कि इस नंबर का क्या था, डेनोमिनेटर। तो आप यहां पे लिख दोगे देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125। तो क्या है बेटा 1 2 3 4 5, दैट मींस 5 into 5 into 5 into 5 into 5, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो जो आप देख रहे हो कि 3125 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, उसमें जो डिजिट इन्वॉल्व हो रहा है वो केवल क्या है 5। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यदि प्राइम फैक्टराइजेशन में, किसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 आ रहा है या ओनली 5 आ रहा है या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो उन सारे रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 5 के अलावा कोई थर्ड डिजिट आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर है। तो इसमें केवल 5 आ रहा है, तो आप क्या लिख दोगे देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ये पूरा नंबर लिखोगे 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटा, आप क्या लिखोगे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका 13/3125 का हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अभी देखते जरा हम कौन सा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमारे पास है 17/8, ठीक है बेटा। इसमें भी जल्दी से आप क्या करो, डेनोमिनेटर देखो। तो डेनोमिनेटर यहाँ पर जो है वो है आपके पास 8। इसका भी हम क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप ऐसे ही कर लोगे, कैसे 8 तो पहले 2 से आएगा तो 4 आ गया, अगेन 2 से आएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 into 2 into 2, दैट मींस 2 की पावर 3। तो यहां पे जो डेट इन्वॉल्व हो रहा है वो 2 हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पूरा नंबर लिखना है 17/8 इज टर्मिनेटिंग। क्यों है बेटा टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपको पता है ये ओनली 2 आए, ओनली 5 आए या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप थर्ड तो कर लोगे, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है, 5 5 आ रहा होगा। अब देखते हैं फोर्थ वन। तो फोर्थ में हमारे पास है 15/1600। तो 1600 है यहाँ पे डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर क्या है बेटा, डेनोमिनेटर है हमारे पास 1600। तो 1600 का करते हैं जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो आप 1600 पहले किससे जाएगा 2 से, तो 2 से जाएगा तो 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, अगेन 2 से, अगेन 2 से, अगेन 2 से, फिर जाएगा 5 से और अगेन 5 से। ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन,
जो डेनोमिनेटर रहता है तो 1600, तो क्या है बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 आया है तो 2 की पावर 6 और 2 टाइम्स 5 आया है तो 5 की पावर 2। अभी देखो जो डिजिट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं 2 और 5 है, और जब 2 और 5 है तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, पूरा नंबर लिखना है 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 1600 इज टर्मिनेटिंग, इज टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अभी देखो जरा, अब आगे देखें, तो जैसे हम बात कर रहे हैं ये लिखा हुआ 343, तो 343 में आपके पास 7 इन्वॉल्व होगा, और जब 7 इन्वॉल्व होगा तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहां पर देखो फैक्टर्स क्या है, मतलब डेनोमिनेटर में जो आपके पास मल्टीपल्स या फैक्टर लिखोगे वो क्या है, केवल 2 और 5, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसमें देखिए 2 5 और 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लोगे, बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जिसमें केवल 2 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, केवल 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा डिजिट आ रहा है तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके बेटा, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करना है। थैंक यू क्लास।